तो नारायण बच्चों, आज से हमारा 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। 11th और 12th की जो क्लासेस हैं एकदम पैरेलल चलेंगी। 3 दिन 11th की क्लास चलेगी और 3 दिन 12th की क्लास चलेगी। संडे को ऑफ रहेगा। तो जो आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, जिसमें 4 चैप्टर हैं। 11th में भी फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर था। ठंड बढ़ गया है, टोपी जैकेट एकदम प्रॉपर पहन के बैठेंगे, ज़्यादा फुटाई नहीं करेंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे। देखो हाँ डस्टर ये रहा। जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, हर चैप्टर के शुरुआत में कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे, उस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक चीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक फेमस साइंटिस्ट का जरूर देखने को मिलेगा। जैसे यूनिट 1 जो है, जो क्या यूनिट 1 है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो है लेक्चर 1 है। आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 1 है। किसका? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। पहले ही जो साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है वो है पंचानन माहेश्वरी। ये पंचानन माहेश्वरी जी का एक फोटो दिया हुआ है और उनके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं पंचानन माहेश्वरी जी? देखो, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था जयपुर में। जयपुर राजस्थान में है। जयपुर में जन्म हुआ था। इनका जन्म लगभग आज़ादी से 50 साल पहले हुआ था, यानी कि लगभग 1900 के पास में, यानी कि 1904 एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। 1904 में इनका जन्म हुआ था और जो इनका देहांत हुआ वो हुआ 1966 में। कितना हुआ? 1966 में। और देखो, ये मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन पे काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? प्लांट रिप्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी पे काम ये कर रहे थे। जो इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, जो इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, उसके फादर नहीं है, फादर ऑफ, देखो इनका 1904 में जन्म हुआ था और 1966 में क्या हुआ था? देहांत हुआ था। और देखो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट क्या एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। देखो मजे की बात यहाँ पर कि इनका जो रिसर्च हुआ काफी ज्यादा डीप रिसर्च हुआ। इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी को, मतलब बॉटनी को, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, उसके भी आगे चल के मतलब एकदम मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इन्होंने उतारा। इनका यह मानना था कि जो बॉटनी है सिर्फ बुक्स तक लिमिट नहीं है, बॉटनी आगे चल के प्लांट होगा और स्टडी ऑफ लाइफ से क्या किया इन्होंने? रिलेट किया। बॉटनी को स्टडी ऑफ लाइफ से रिलेट किया है भी। सारे प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे? CO2। तो इन्होंने आगे चल के स्टडी ऑफ लाइफ से भी इसको क्या किया? रिलेट किया। मजे की बात यह है कि जो DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बॉटनी को इन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो क्या इसका मतलब उससे उनसे पहले क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बॉटनी का डिपार्टमेंट नहीं था? था, लेकिन उस सब्जेक्ट को एकदम मतलब ऐसे ही थ्योरी के तौर पे पढ़ाया जाता था। कोई खास रिसर्च नहीं, बस नाम का कैसे सब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन इन्होंने इतनी डीप रिसर्च करी, उसको एक अलग से दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे क्या किया इन्होंने? एस्टैब्लिश किया।
अब देखो इन्होंने स्टेब्लिश किया, फिर आगे चलकर उसके बारे में बहुत सारे रिसर्च वगैरह हुए और अब तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी वहां पे रखा गया। पहले इस सब्जेक्ट के अंडर रख दिया गया था, लेकिन अब जाकर क्या होगा, प्रॉपर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी स्टैब्लिश किया गया। चलो ये थे लाइफ का थोड़ा सा ओवरव्यू वगैरह। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो होता क्या है कि इस पृथ्वी पर, क्या इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन बींग्स हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गया, बंदर हो गया, या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है, जिनके बारे में आप जानते भी नहीं है। ऐसा है क्या कि आप सारे ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं? नहीं, आप सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं जानते हैं। देखो, तो जिन ऑर्गेनिजम्स को आप नहीं भी जानते हैं, उनका कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल रोल है, वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि गाय से आप दूध निकाल रहे हैं तो गाय आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, और अगर आप बंदर को नहीं जानते तो बंदर आपके लिए क्या हो गया, हार्मफुल हो गया। ऐसा भी नहीं है। अगर आप मतलब जैसे कि आप बैल का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह सवारी जाने के लिए, तो हम उसको जानते हैं तो वो मेरा काम कर रहा है। शेर तो जंगल में रहता है, वो हमारे काम का नहीं है। नहीं, सब ऑर्गेनिजम्स मिल करके एक नेचर का पूरा बैलेंस बनाते हैं, फूड चेन में हेल्प करते हैं। आगे फूड चेन इकोसिस्टम में देखेंगे क्या होता है। फूड चेन में हेल्प करता है, एनवायरनमेंट को बैलेंस करता है। एनवायरनमेंट को क्या करता है, बैलेंस करता है। इसका मतलब यह कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उसका कुछ ना कुछ क्या है, बायोलॉजिकल वर्क है, बायोलॉजिकल रोल प्ले करता है। हो सकता है आप नहीं जान रहे हो सकता है हम नहीं जान रहे हो सकता है कोई नहीं जान रहा हो, लेकिन क्या पता वो नेचर को बैलेंस करने में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि हम सारे मधुमक्खियों को खत्म कर दें, कि जब देखो तब मधुमक्खी काटते रहता है, तो अगर आप सारे मधुमक्खियों को खत्म कर देंगे तो पॉलिनेशन कौन करवाएगा? घोड़ा जाकर के पॉलिनेशन करवाएगा क्या? नहीं, मधुमक्खियां ही बहुत ज्यादा पॉलिनेशन करवाती हैं। तो इससे ज्यादा क्या होता है, फिर क्रॉप का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है। आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो यूजलेस है। आप कोई भी ऑर्गेनिज्म ढालें, मान लेते हैं कि वो जो क्या बोलते हैं, सपोजेट सांप है, आप सांप को तो जब देखो तब मारना। सांप देखते ही मन में ख्याल क्या आता है कि चाय बाद में पिएंगे, पहले सांप को मारो पहले। बिच्छू देखते ही क्या मन में ख्याल आता है कि बिच्छू देखा, पहले बिच्छू को मारो पहले। हो सकता है हम जिन ऑर्गेनिजम्स को देख करके बहुत ज्यादा खतरा महसूस करते हैं वो हमारे लिए यूजलेस हो सकते हैं, लेकिन वो नेचर के लिए यूजलेस नहीं है। बैलेंसिंग ऑफ नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब से हम ह्यूमन बींग्स इस धरती पर आए हैं तब से नेचर का बैलेंस बिगाड़ने में ही लगे हुए हैं। लेकिन जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी नेचर को डिसबैलेंस करने की कोशिश नहीं करता है। वो हमेशा नेचर को क्या करता है, बैलेंस करता है। नेचर क्या करता है, बैलेंस करता है। अभी ह्यूमन बींग्स क्या है, क्या कहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि मुर्गी नहीं खाएंगे, कुछ और मटन वगैरह नहीं खाएंगे, तब तो रोड पर चलने लायक जगह नहीं बचेगा, लात धरेंगे मुर्गी पर लात रखा जाएगा। इस हिसाब से तो पूरे जंगल में मतलब शेर ही शेर होना चाहिए था, हिरन ही हिरन होना चाहिए था। नहीं, नेचर अपना बैलेंस खुद करना अच्छे जानता है। ह्यूमन बींग्स को ये बात समझना चाहिए कि नेचर को सिखाने की जरूरत नहीं है। मदर नेचर इज सेल्फ कैपेबल ऑफ व्हाटएवर यू कैन अज्यूम। ओके, मदर नेचर को अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत ज्यादा जब आप अति कर देंगे तो फिर उसका अंत होता है, फिर कहेंगे कि आ जाएगा, इधर पहाड़ टूट गया, नीचे का 50-100 गांव बह गया। तो इस हिसाब से नेचर को डिसबैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, देखो जैसे होता क्या है कि कोई बैक्टीरिया बहुत छोटा है, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, आप इन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं कि वो ग्रो किया कि नहीं किया, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो वो भी क्या करता है, ग्रो करता है। वो भी क्या करता है, ग्रो करता है, डेवलप करता है। डेवलप से मतलब है, चलो डेवलपमेंट का मतलब अभी आगे बताएंगे डेवलपमेंट क्या होता है।
और मैच्योर होता है। फिजियोलॉजिकल क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन ये भी अभी थोड़ी देर में आगे हम लोग देखेंगे। और जब व्यक्ति या फिर जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है तब जाकर के वो रिप्रोडक्शन करता है, नए ऑफस्प्रिंग को बनाता है वो। देखो, और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम मैच्योरेशन होने में 2000 साल लग रहा है, 5000 साल लग रहा है, नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म का एक क्या बनाया गया है? लाइफ स्पैन बनाया गया है। देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका एक क्या है? डेफिनिट लाइफ स्पैन है। देखो, लाइफ स्पैन क्या है कि बर्थ से लेकर के, कब से? बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक। कब? नेचुरल डेथ तक। इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। जन्म से लेकर के नेचुरल डेथ किया तो उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब रास्ते में मान लेते हैं कोई आदमी जा रहा है, उसको बिच्छू काट लिया तो मर गया, सांप काट लिया मर गया, ट्रक मार दिया मर गया, डूब गया मर गया, ये सभी नेचुरल डेथ नहीं है। नेचुरल डेथ का मतलब है कि आदमी है वो अपना पूरा लाइफ जिया, यानी कि लाइफ के सारे फेज से गुजरा, लाइफ के सभी फेजों से गुजरा। अभी आगे फेज ऑफ लाइफ भी पढ़ेंगे। लाइफ के सभी फेज से गुजरा और तब जाकर के एक आयु को उसने क्या किया? प्राप्त किया, और तब जाकर के उसकी मृत्यु हुई तो हम कहेंगे कि इसने अपना लाइफ स्पेन क्या किया? पूरा किया। ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ स्पेन 60, 70, 80 हो सकता है। देखो, और लाइफ स्पेन का साइज से कोई मैटर नहीं करता है। लाइफ स्पेन डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड थोड़ा बहुत ही करता है, ज्यादा नहीं करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ साइज से क्या मतलब है? देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक, या फिर देखो जो कौवा है, कौवा कितना दिन जीता है, जो तोता है। देखो यहाँ पर बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप अगर पेज नंबर खोले हैं, कितना इधर गया, हाँ, पेज नंबर खोलेंगे आप 4, पेज नंबर 4 में भी दिया हुआ है एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो। क्रो का देखो, क्रो और जो पैरट है वो देखने में कितना सिमिलर लग रहा है, लेकिन क्रो के बगल में दिया हुआ है ब्रैकेट में कि क्रो का उम्र कितना है, कितना दिन जीता है, लगभग अप्रोक्स में दिया हुआ है 15 साल। वहीं पे जो पैरट है, तोता है, तोता कितने दिन जी रहा है? लगभग 140 साल के आसपास तक वो जी रहा है। यानी कि कछुआ का भी नीचे दिया हुआ है 100 से लेकर 150 ईयर्स तक दिया हुआ है। यानी कि साइज से कोई फर्क पड़ता नहीं है, साइज से कोई फर्क पड़ता, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है ये, ठीक। अब देखो, लाइफ स्पैन के ड्यूरेशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। सपोज दैट अगर 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन किसी का है, सपोज कितना ईयर्स का लाइफ स्पैन है? 100 ईयर्स का, तो क्या 100 साल तक क्या कोई व्यक्ति जो है बच्चा ही बना रहेगा? क्या नहीं, ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, सर्टेन फेज ऑफ लाइफ में वो एंटर करेगा। तो लाइफ स्पेन में क्या होगा? मैनी चेंजेस आएंगे, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, एजिंग होगा, और एजिंग करने के बाद फिर क्या होगा? वो डेथ होगा। लाइफ स्पेन डिपेंड किस पे क्या है? कुछ एक्सटर्नल फीचर पे। एक्सटर्नल फीचर जैसे अगर बॉडी बाहर से सुरक्षित है, अगर बॉडी बाहर से क्या है? सुरक्षित है, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा दिन तक जिएगा। बाहरी कुछ टेम्परेचर वगैरह का फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ मॉर्फोलॉजी, मतलब बॉडी शेप और स्ट्रक्चर, अगर मान लेते हैं कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर उस हिसाब से बनाया जाए कि हार्श कंडीशन को भी क्या करे? झेल सके। कुछ उतना ठंडा करे, बरसात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हो तो और थोड़ा दिन बढ़ जाएगा। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, अगर वो एकदम ये वन क्वालिटी सेट कर दे जाए, तो अभी मान लेते काम करते 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 किडनी, लंग्स सब थक गया, तो इतना बढ़िया एकदम इंजन लगा होता है कि एकदम थक ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है।
हिसाब से क्या होता कि मतलब लाइफ स्पैन थोड़ा बहुत क्या हो जाता, बढ़ जाता। मैक्सिमम केसेस में क्या देखने को मिलता है कि किडनी फेल हो गया तो डेथ हो गई, लीवर मर गया तो डेथ हो गई, अगर सही से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं किया तो डेथ हो गई, दांत क्या हो गए बस बुढ़ापे में गिर गए। यानी कि अगर इन सब चीज़ों का कोई इथी नहीं होता, हमारा स्किन जैसे ही समय आएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन बोन्स को छोड़ देगा, लूज हो जाएगा। ये अगर वैसा बनाया गया होता कि किडनी एकदम खराब ही नहीं हो, हजारों साल तक किडनी बची हुई है एकदम, साथ ही साथ दांत एकदम मतलब बोन्स हैं तो बहुत अच्छे वाले और बोन्स इसमें अगर होते हैं कि 2-2 हजार साल तक दांत नहीं झड़ रहे हैं तो हम और क्या करते, ज़्यादा दिन तक जी पाते हैं। यानी कि अगर बढ़िया से अगर सिस्टम को, ऑर्गन्स को और डेवलप किया होता एकदम और अच्छे क्वालिटी का, तो हमारा लाइफ स्पैन थोड़े और दिन क्या हो जाता, बढ़ सकता था। अब देखो ऐसा कहना है कि जिनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, देखो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होगा यूजुअली लॉन्गर लाइफ होती है। जिनमें ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा उनका जो जीवन का जो रथ है थोड़े ज्यादा दिन तक क्या होगा, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अब देखो हो सकता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 80 ईयर्स तक जी रहे हैं, या फिर जो बनियान ट्री है, बनियान ट्री तो 5-5 हजार साल तक जीता है, जो टर्टल है 150 ईयर्स तक जी रहा है, बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते तक जी रहा है। देखो बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते जिया, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होगा, मुश्किल से 2 हफ्ते, ठीक बहुत चलो मान ले तो 2.5 हफ्ते। लेकिन वही कुछ जो लाइफ स्पैन है वो मतलब 150 साल तक भी है। इससे ये पता चलता है कि लाइफ स्पैन 1 हफ्ते, 1 दिन, 1 महीने से लेकर के 1 साल, 10 साल, 100 साल तक वेरी करता है, ठीक। यानी कि ये वेरी करता है, लाइफ स्पैन वेरी करता है फ्रॉम डेज टू ईयर्स। वेरीज फ्रॉम डेज टू ईयर्स, कुछ में दिन तक हुआ, कुछ में फिर सालों साल तक क्या हुआ, वेरी किया। आगे देखो इस टोटल लाइफ स्पैन में 3 फेज बनाए गए हैं। टोटल लाइफ स्पैन में कितने फेज बनाए गए हैं, 3 फेज बनाए गए हैं। देखो लाइफ स्पैन में 3 फेज बनाए गए हैं। फर्स्ट में क्या है, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को ही वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। देखो इसको क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज, या फिर इसी को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज। इन 3 नाम से इस जुवेनाइल फेज को जाना जाता है। जो दूसरा है, दूसरा को बोला जाता है मतलब कि अब रिप्रोडक्टिव फेज। अब क्या हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज हुआ, हाँ रिप्रोडक्टिव फेज हुआ। और थर्ड में हुआ सेनेसेंस, एजिंग या फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसी में आता है आपका एजिंग, ठीक। देखो और इसी के बाद आगे चल करके फाइनल जो डेस्टिनेशन होगा वो हो जाएगा क्या, डेथ। इसी के बाद फाइनल जाकर के क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। देखो ये कह रहा है यहाँ पर कि जो जुवेनाइल फेज है, या फिर जो वेजिटेटिव फेज है, या फिर जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, ये है फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ। ये क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ है।
प्लांट्स में ही देखो, जो प्लांट्स है, प्लांट्स में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। ये किसके लिए है? प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज है। जुवेनाइल फेज जनरली एनिमल्स के केस के लिए लिया जाता है। एनिमल्स के केस में क्या आता है? जुवेनाइल फेज आता है। प्लांट्स के फेज में आता है वेजिटेटिव फेज। अब देखो, इन दिस फेज ऑर्गेनिज्म ग्रो, डेवलप एंड मूव टुवर्ड्स रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जुवेनाइल फेज में क्या कहा जाता है कि बच्चा ग्रो किया, डेवलप किया और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ा। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ा। रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है अभी, सिर्फ उसकी क्या की जा रही है? तैयारी की जा रही है। खाना गैस जोड़ने से पहले आटा सना रहा है, सब्जी कटा रहा है, यानी कि अभी ये रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं पहुंचा है। अभी इस फेज से पहले का क्या है, ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है अभी कि हाँ अभी बच्चा ग्रो किया, अभी थोड़ा और ग्रो किया, डेवलप हुआ, हाथ सही, पैर पहले सही से क्या हो गया, डेवलप हुआ वहां पर। अब देखो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ क्या हुआ, ग्रो किया, लेकिन अभी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, अभी रिप्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है, नॉट रिप्रोड्यूसिंग। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म अभी जुवेनाइल फेज में रिप्रोडक्शन अभी करता नहीं, अभी उस टाइम पे रिप्रोडक्शन करने का कैपेबल अभी वो नहीं है। देखो प्लांट्स वगैरह में, देखो ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, अभी हाथ गोड़ से डेवलप होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होंगे। प्लांट्स के केस में स्टेम बढ़ेगा, लीफ अभी सही से क्या होंगे, डेवलप होंगे, रूट्स अभी सही से क्या होंगे, डेवलप होंगे, ब्रांचेस सही से अभी डेवलप होंगे, लेकिन फ्लावर्स और सीड्स अभी नहीं बनेंगे। ऐसा है क्या कि आम का पेड़ आज लगाया और कल फुला गया हूँ, आज ही हम जाकर के अमरूद का पेड़ लगाए और कल फुला गया हूँ, वैसा कुछ नहीं है। वो होने में क्या लगता है कि अभी टाइम लगता है, होने में क्या होता है, टाइम लगता है। यानी कि अभी वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, अभी वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं गया हुआ है। एनिमल्स के केस में अगर देख लो, अगर तो अभी चाइल्ड है, कोई छोटा बच्चा है 2 साल का, फिर 12 साल, 13 साल, 14 साल, फिर जा करके मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या करता है, वो एंटर करता है। अब देखो इस जुवेनाइल फेज में, देखो यहाँ पे जो ये जुवेनाइल फेज है, जो मेन वर्क है, मेन वर्क यहाँ पर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। क्या फेज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका मेन काम है यहाँ पर। अब देखो लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है, सिर्फ अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, सिर्फ अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जब ये प्रोसेस जुवेनाइल फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपका रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। उसका फिर क्या आएगा, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, और इस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। इस फेज में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, बच्चा लोग बॉडी खेल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। तो इस फेज में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ये फेज स्टार्ट होता है फिजियोलॉजिकल में, मतलब इस टाइम पे फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन आ गई होती है। फिजियोलॉजिकली मैच्योरेशन का मतलब है कि गोनाइड्स पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या है, वो प्रिपेयर्ड है। उस टाइम पे क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स से मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। अब देखो रिप्रोडक्शन जरूरी है, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, एक सेकंड यार रुकेंगे तुमको, एक सेकंड।
हाँ तो देखो क्या हम लोग देख रहे थे कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। स्पीसीज क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। जैसे कि मान लो कि अगर जो डायनासोर है या फिर मान लेते हैं कि एलिफेंट है, देखो जो एलिफेंट है, एलिफेंट क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कि इस एंटायर अर्थ पर या फिर ठीक इस पूरे अर्थ पर एलिफेंट्स ने रिप्रोडक्शन क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो आगे आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल में एलिफेंट्स एक भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जो डायनासोर वगैरह थे उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया, सरवाइव नहीं कर पाए बेचारे, क्या कर गए, वो मर गए वहां पर। यानी कि रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों अलग अलग है, इस बात को क्लियर रखोगे। रिप्रोडक्शन का ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन नॉट इक्वल टू ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, लेकिन रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन को ग्रो करेगा, ना कि इंडिविजुअल को। रिप्रोडक्शन जो है पॉपुलेशन बढ़ाता है, ना कि इंडिविजुअल को बढ़ाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम रिप्रोड्यूस किए तो हम बढ़ गए, वो तो पॉपुलेशन ना बढ़ेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन ग्रोथ, इंडिविजुअल ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉपुलेशन का ओवरऑल ग्रोथ किया जा रहा है यहाँ पर। अभी देखो अगर रिप्रोडक्शन को रोक दिया जाए तो एक तो स्पीसीज पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितने साल, 10 साल 20 साल 50 साल, या फिर आने वाले 100 साल में वो स्पीसीज क्या हो जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज में भी देखो एक है प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एक है रिप्रोडक्टिव फेज और एक है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। देखो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में जो प्लांट है वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है, एनिमल्स का जो क्या है बॉडी ग्रो यहाँ पर कर रहा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो भी मेच्योर हो रहे हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं। रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, रिप्रोडक्शन करने से पहले जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आते हैं। जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज कैसे बताऊं, अगर मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज अगर ह्यूमन बीइंग से एग्जांपल लिया जाए तो सपोज एट 14 ईयर्स तक जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे मूंछों का आना, प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना, गोनेड्स का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होना, अभी वो सिर्फ डेवलप हो रहे हैं, फंक्शनिंग नहीं दे रहे हैं। अभी वो फंक्शन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ क्या हो रहा है, मैच्योर हो रहे हैं। वो हुआ प्री रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा तो प्लांट्स में फूल देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन होगा, सीड फॉर्मेशन होगा, ये सभी रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर में आता है। एनिमल्स वगैरह गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और आगे चल करके बर्थ होगा। अब देखो पॉपुलेशन जो है ना इसमें बढ़ता है और ना ही इसमें बढ़ता है, ये है पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग फेज कौन सा है, ये वाला। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग फेज कौन सा है, ये वाला। प्री रिप्रोडक्टिव से पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में पॉपुलेशन नहीं बढ़ता है। पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन रिप्रोडक्टिव फेज। यहां पे लिख सकते हो कि पॉपुलेशन
increases in रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक, अब देखो पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होगा कि रिप्रोडक्शन रुक जाएगा। अब पोस्ट रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्शन में पॉपुलेशन अब बढ़ता नहीं है, स्टॉप हो जाता है, बॉडी जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि अब क्या है कि एजिंग और डेथ की तरफ बढ़ेगा आदमी, एजिंग और डेथ की तरफ आदमी बढ़ेगा, सेनेसेंस होगा। एंड रिजल्ट में क्या होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का डेथ, एंड रिजल्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगा, सेलुलर डीजेनरेशन स्टार्ट्स। देखो यहाँ पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्या होता है, सेलुलर डीजेनरेशन। अब सेल्स क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगा सेल्स का। ठीक, अब देखो रिप्रोडक्शन के और अगर आगे देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे कैटेगराइज किया गया है। देखो जो रिप्रोडक्शन है, एक है सेक्सुअल, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेस्ड ऑन पेरेंट्स इन्वॉल्व। किस बेसिस पर है ये, पेरेंट्स कितने हैं, अगर एक पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सिंगल पेरेंट, यहां पर कपल, यहां पर क्या हो जाएंगे, कपल हो जाएंगे। देखो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सिंगल पेरेंट का जो डीएनए है वही आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा, तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन तो तब होता जब दो लोग होते तब जाकर कुछ बदलाव देखने को मिलता, यहाँ पर एक ही है इसीलिए इनमें वेरिएशन देखने को नहीं मिल रहा है। गैमेट्स बन सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं इन, चलो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थोड़ा देख लो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमेट्स बन भी सकते हैं और गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन अगर गलती से गैमेट बन भी गया, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर गलती से गैमेट बन भी गया तो फ्यूजन नहीं कर पाएगा बेचारा। फ्यूजन कहां से करेगा, इंडिविजुअल तो एक ही है, जब एक ही इंडिविजुअल है तो गैमेट्स मिलेंगे ही नहीं दो के, फ्यूजन आगे होगा नहीं। जब फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, दो चीजें मिल नहीं पा रही हैं, तो आगे चल के इवोल्यूशन में ये सब नहीं काम करते हैं। इवोल्यूशन में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत ही कोई हाथ नहीं होता है। इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं, वेरिएशन वगैरह ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखने को मिलता है। देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें होता है सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। इसमें वेरिएशन एकदम नाम के बराबर है, मतलब नहीं होता है। देखो इसमें क्या लिख सकते हैं, नो वेरिएशन और वेरी लिटिल वेरिएशन, एकदम ना के बराबर वेरिएशन होगा या फिर बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा। गैमेट्स में और मे नॉट, गैमेट्स में और मे बी फाउंड बट फर्टिलाइजेशन, देखो गैमेट्स मे बी प्रेजेंट बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज एब्सेंट। लेकिन जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो इनमें नहीं हो पाएगा।
मियोसिस भी एब्सेंट होता है। मियोसिस और माइटोसिस आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में देखना है हमको। मियोसिस क्या होता है? एब्सेंट होता है। चूंकि इनमें क्या है कि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो आगे चलकर जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे एकदम जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे? सेम होंगे। देखो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि देयर offsprings are known as clones। क्लोन्स का मतलब है यहां पर ये कि जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम। जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे जो ऑफस्प्रिंग होंगे क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। इनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लो क्या है। एडवांटेज ये है फास्ट है। एडवांटेज क्या है? फास्ट है। यहां पर लिख सकते हो कि एडवांटेज, एडवांटेज में क्या है? ये फास्ट है, लेस एनर्जी यूज्ड, ज्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर इसमें नहीं है। साथ ही साथ मल्टीपल ग्रोथ हो सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। वी कैन कंजर्व द कैरेक्टरिस्टिक दैट यू वांट इन प्लांट एंड एनिमल। चूंकि इनमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इनमें हम क्या कर सकते हैं? जीन का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज इसका बड़ा खराब है। डिसएडवांटेज तो खराब ही होता है कभी कभी छोड़ करके। डिसएडवांटेज ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों का, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या हुआ कि अगर कोई एक खास डिजीज पेरेंट्स में हो रखा है, तो चूंकि ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, पेरेंट बॉडी में जो डिजीज था सेम टू सेम डिजीज आने वाले ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सेम है, तभी तो उनको क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? क्लोन कहा गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर मान लेते हैं कि हम अगर मान लो कि जो पेरेंट बॉडी है, सपोज लेते हैं पर कि जो पेरेंट बॉडी है ये मान लेते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर क्या कर पाता है? झेल पाता है। और उसने अपने जो ऑफस्प्रिंग है वो करोड़ों की संख्या में बढ़ा रखे हैं। कैसे बना रखे हैं? करोड़ों की संख्या में बढ़ा रखे हैं। टेम्परेचर अचानक से 4.5 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया? पहुंच गया। जैसे ही 4.5 डिग्री सेल्सियस हाँ, तो ये बात को आया हुआ था। तो हम कह रहे हैं कि डिसएडवांटेज ये था कि 5 डिग्री सेल्सियस में अगर उसके जो पेरेंट बॉडी है सब सरवाइव कर पाते थे, और टेम्परेचर क्या हो गया कि 4.5 डिग्री सेल्सियस पे आ गया।
भले ही उसके 1 करोड़ ऑफ स्प्रिंग होंगे, लेकिन वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, वेरिएशन देखने को मिला नहीं। सब एकदम क्लोन हुआ, जेरोक्स कॉपी था। 4.5 डिग्री सेल्सियस में 1 करोड़ के 1 करोड़ ऑफ स्प्रिंग क्या हो गए, डेथ कर गए। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो वेरिएशन होता, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा थे, लेकिन इनमें सर्वाइवल के चांसेस एकदम मतलब ना के बराबर है। हार्श कंडीशन जैसे ही होगा, इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या यहाँ पर कि सर्वाइवल इज डिफिकल्ट इन हार्श कंडीशन। सर्वाइवल क्या है, हार्श कंडीशन बहुत मुश्किल है। डिफेक्ट्स आर ट्रांसफर्ड इन ऑफस्प्रिंग। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के केस में देखो क्या है कि कुछ डिजीज जेनेटिकली होते हैं और कुछ डिजीज एक्वायर्ड होते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, उसको कैंसर है, या फिर कोई एक पर्सन है, उसको मान लेते हैं कि टीबी है। सपोज टीबी का एग्जांपल लेते हैं, अभी एकदम कंप्लीटली क्योरेबल डिजीज है। गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में इसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर टीबी किसी को हो गया है तो जरूरी नहीं है, जरूरी क्या, बिल्कुल ही नहीं है कि वो उसके ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्वायर्ड है, वो जेनेटिक्स में नहीं हो, और वहां पर वेरिएशन भी देखने को मिलेगा। डबल पेरेंट्स होंगे, ट्रांसफर नहीं होगा। सिंगल पेरेंट्स वाले में एक क्रॉप है, मान लेते हैं कि एक क्रॉप है जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, आगे फरता है, मतलब कुछ भी अनाज वगैरह हो सकता है। उसका जो बीज होगा, बीज में सारे वही गुण होंगे जो उस पेरेंट प्लांट में था। एक पपीता का पेड़ है, सपोज कि पपीता जाकर के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, और उस पपीता का बीज हम ला करके घर में लगा देंगे, तो हमको भी सेम टू सेम वही पपाया खाने को मिलेगा जो उस पेरेंट प्लांट में हो रहा था। अगर उस प्लांट में कोई डिजीज था तो सेम डिजीज मेरे घर के प्लांट में होगा। अगर उस प्लांट में कुछ बेनिफिशियल चीज था तो हमारे प्लांट में बेनिफिशियल होगा। अगर उस प्लांट में विटामिन सी भर भर के था, मेरे प्लांट्स में विटामिन सी भर भर के होगा। यानी कि सेम टू सेम जो चीजें पेरेंट प्लांट, पेरेंट बॉडी में था, वही चीजें सेम टू सेम आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगी। अभी देखो, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, देखो तो लोअर ऑर्गेनिजम्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग चलो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में फिजन बहुत कॉमन है। फिजन क्या है, बहुत कॉमन है। जैसे देखो फिजन, चलो ये फिजन हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, तब तक यहीं तक रिवीजन करेंगे।